अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख ले, हमारे कोर्स के अंदर एक टॉपिक गिवन है, दैट इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और ये थ्योरेटिकल टॉपिक इसी जीनोम के हवाले से है, जीनोम के साथ रिलेटेड है। इसको ज़रा देख ले कि ये क्या था, इसके पर्पसेस क्या थे, इसके गोल्स क्या थे और इसके अचीवमेंट्स क्या है। सबसे पहले देख ले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको हम HGP भी कहते हैं। ये HGP असल में क्या था? इट इज़ एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट दैट वाज फॉर्म्ड इनिशियली टू एक्सप्लोर द ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनली फंडेड किया गया था और ये जो प्रोजेक्ट था इसमें ये बातें की गई थी कि हम जितना भी ह्यूमन बींग्स है इसकी DNA का हम क्या करेंगे, ओवरऑल सीक्वेंस फाइंड करेंगे और इसकी जो जीनोम है इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर को जीनोम किस तरह का है, उसके अंदर कितनी वेरिएशंस है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ह्यूमंस को टारगेट किया गया था, तो इसलिए इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कहते हैं कि हम जितने भी ज़मीन पे लोग रह रहे हैं, जो ह्यूमन है, उन्हीं ह्यूमंस के अंदर जो जीनोम है वो किस तरह है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें, किस तरह जीन्स है, किस तरह वेरिएशन के साथ प्रेजेंट है, तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। दैट वाज द मोटो ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब देख लो, ये जो प्रोजेक्ट था इट वाज स्टार्टेड इन 1990s और याद रखें कि ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट था ये 2003 में कंप्लीट हुआ था। मतलब ये है कि 1990s में इनिशिएटिव ली गई थी और 2003 तक क्या हुआ कि जितना भी ह्यूमन जीनोम था वो क्या हुआ था, फाइनलाइज हुआ था, उसको एक्सप्लोर किया गया था। तो ये इतने अरसे में, 13 साल के अरसे में ये कंप्लीट हुआ था। ये जो कंप्लीट होने जा रहा था तो इसका जो फर्स्ट डायरेक्टर था, उस फर्स्ट डायरेक्टर का नाम था जेम्स डी वाटसन। इसने इसी को इसके डायरेक्टर था और इसको इनिशिएटिव जो ली गई थी तो ये सबसे पहले इसने ली थी। फिर जो फाइनल डायरेक्टर बना, जब ये कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग में डी वाटसन था, जब ये कंप्लीट हुआ 2003 में तो इसका जो फाइनल डायरेक्टर था वो फ्रांसिस कोलन था। ठीक है, अब देख लो, ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट था इसको जो फंडिंग दी जा रही थी तो दो ममालिक ने इसको फंड किया था। सबसे पहले एक जो था वो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये एक डिपार्टमेंट था US का, उन्होंने फंड किया था। और दूसरा जो हम कहते हैं कि जो इदारा था तो वो यूरोप का था और वो क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ UK। अब देख ले, इन्हीं ममालिक ने क्या किया था, इन्हीं कंट्रीज़ ने इसको इनिशियली फंडिंग दी थी और ये इसी फंडिंग्स के थ्रू क्या हुआ था, ये प्रोजेक्ट रन हुआ था। जैसे ही इसका पता और ममालिक को पता, ये जो और ममालिक के साथ कंसेंसस हो गई इसके बारे में, इसके हवाले से, तो लेटर ऑन दिस प्रोजेक्ट वाज वेलकम्ड बाय कंट्रीज़ लाइक चाइना, फ्रांस, जर्मनी। तो ये कंट्रीज़ भी फिर इसको फंडिंग दे रही थी और इसको फंडेड किया था इन सारे कंट्रीज़ ने, ताकि ह्यूमन जीनोम है जो है ये एक्सप्लोर हो जाए। अब देख लो, ये जो मेनली जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसके लिए जो प्रिंसिपल यूज़ किया गया, तो इसमें ये प्रिंसिपल यूज़ किया गया कि हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड पे जितने भी कंटिनेंट्स हैं, उन कंटिनेंट्स पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हीं से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इनके लिए एक तरीका अपनाया गया कि जितने भी कंटिनेंट से, उन्हीं कंटिनेंट्स पे जो कंट्रीज़ है उनमें रैंडम सैम्पलिंग की गई। रैंडम सैंपल्स कलेक्शन ये क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग हम इसको कहते हैं कि लेट सपोज हम किसी इलाके में जाते हैं और उसी इलाके में हम क्या करते हैं कि उधर से हम डिफरेंट 10 to 15 बंदों से हम क्या करते हैं कि हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। फिर दूसरी जगह जाते हैं रैंडमली, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, इस तरह हम उधर से ही सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। फिर इस तरह जाते हैं और इस तरह रैंडमली हम लोग उठाते हैं और उनसे सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो देख ले, रैंडम सैम्पलिंग की गई और वो कौन कौन से रीजन से की गई थी? अफ्रीका से किया गया था, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अमेरिका से। तो मैंने कहा जितने भी कंटिनेंट्स थे उनसे जो सैम्पलिंग की गई थी वो रैंडम सैम्पलिंग थी और उन्हीं सैंपल्स के ज़रिए फिर क्या करना था, जीनोम प्रोजेक्ट रन करना था। अब देख लो, ये तो इसकी ये जो चीज़ें थी ये तो फंडिंग्स के हवाले से था, इसके प्रिंसिपल्स के हवाले से था, लेकिन इन्होंने गोल्स क्या रख दिए थे कि हम क्या करेंगे इसी जीनोम प्रोजेक्ट में। तो गोल्स जो थे वो क्या थे कि हम
आइडेंटिफिकेशन ऑफ 20 to 30,000 जीन्स ऑन ह्यूमन जीनोम। हम डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के अंदर ये 20 से लेके 30,000 जीन्स देखेंगे। अब इन जीन्स के अंदर हम वेरिएशन भी देखेंगे, लेकिन इन जीन्स के हवाले से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, हम क्या फाइंड करेंगे इन जीन्स के हवाले से, हम क्या मालूम करेंगे, हर एक जीन का सीक्वेंस नोन हो ताकि हमें मालूम हो जाए। दूसरा क्या है कि कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है वो मालूम हो जाए। इसके अलावा ये जीन क्या फाइनल प्रोडक्ट बना रही है उसके हवाले से भी हमें पता हो। तो ये क्या थी, ये 30,000 जीन्स अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट, उन जीन्स के हवाले से ये इंफॉर्मेशन क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा टू सीक्वेंस द 3 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर डीएनए है 3 बिलियन बेस पेयर्स की अप्रॉक्सीमेटली, उनका ओवरऑल एक एग्जैक्ट सीक्वेंस बेस टू बेस जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हम फाइंड करेंगे। इसके अलावा टू डिस्कवर टूल फॉर एनालिसिस, हम क्या करेंगे कि हम 2, 3, 4, 5 बंदे के ये ओवरऑल कंट्री से जो सैम्पलिंग हमने की है इनके लिए हम ऐसे टूल्स बनाएंगे कि इन सारों के अंदर जो एनालिसिस है वो क्या करे, परफॉर्म करे और हमें बताए कि ये इतनी वेरिएशन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के अंदर आ रही है, इनकी जीनोम्स में आ रहा है। तो इसके लिए टूल्स की डेवलपमेंट। इसके अलावा टू फॉर्म डेटाबेस फॉर द डेटा। अब देख लो, ये जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और जो हमारे पास जो डेटा है इसको हम एक सेफ जगह पे रखने के लिए हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर, एक डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस डेवलपमेंट थी। इसके अलावा टू डिटरमाइन द ELSI। व्हाट इज़ ELSI? इथिकल, लीगल, सोशल इन्फ्लुएंसेस। इन लोगों ने कहा था कि हम जिन लोगों से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उन लोगों से हम ये श्योरिटी उनको देंगे कि उनकी डेटा को हम क्या है, हम इसको कोई हम कहते हैं किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इसकी हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। तो हम इथिकल, लीगल, सोशल इन्फ्लुएंसेस को देखेंगे और इसके दायरे के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना ये काम करेंगे। और ये जो डेटा होगा इट विल बी केप्ट सेफ, ये किसी भी इसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, इसका कोई और पर्पस नहीं होगा या इसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे। दीज वर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इन्हीं गोल्स को सामने रखते हुए क्या हुआ, कुछ एडवांटेजेस आ गई। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये 13 साल की अरसे में कंप्लीट हुआ। और सबसे पहले याद रखिए कि आप लोगों को ये इल्म आप लोग के जहन में हो कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 22 था, क्रोमोसोम नंबर 22 ह्यूमंस के अंदर, याद रखें कि ह्यूमन जीनोम पे जो क्रोमोसोम नंबर 22 है इट कंटेन्स लेस नंबर्स ऑफ जीन्स। सबसे पहले जो क्रोमोसोम था, जो सीक्वेंस हुआ था, ये क्या था, वो क्रोमोसोम नंबर 22 था। और ये जो सीक्वेंस जब इसका बन गया, ये कितने अरसे में बन गया, ये 9 साल अरसे में बन गया। मीन्स सबसे पहले जो जीनोम फाइंड किया गया, जो सीक्वेंस फाइंड किया गया, जो जीन्स सब फाइंड किए गए एक क्रोमोसोम की, तो वो क्या था, वो क्रोमोसोम नंबर 22 था। और ये 9 साल के दौरान ये में क्या हुआ, ये सीक्वेंस हुआ। जब ये सीक्वेंस हुआ तो बाकी जितने भी 23 क्रोमोसोम थे, क्योंकि सबसे पहले इनिशिएटिव लेना इंपॉर्टेंट होता है, किसी काम को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं। जब इन्होंने क्रोमोसोम नंबर 22 को सीक्वेंस किया जो सबसे कम जीन्स रख रहा है, तो फिर क्या हुआ कि ये जो बाकी जीन्स जो थे वो 4 साल के अरसे में ओवरऑल, अब देख लो, ओवरऑल क्रोमोसोम्स जितने भी थे 23 के 23, ये क्या हुए, ये 4 साल के अरसे में ये क्या हुए, ये 2003 में फाइनली सारे के सारे सीक्वेंस हुए। तो सबसे पहले वाला कौन था, क्रोमोसोम नंबर 22 था। देन ओवरऑल क्रोमोसोम्स की जो सीक्वेंस थी वो फाइंड की गई, और इसके ऊपर जो जीन्स थे वो भी फाइंड किए गए। अब आते हैं व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देख ले ज़रा कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसकी अचीवमेंट्स क्या थे या उनके बेनिफिट्स क्या मिले। कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट परफॉर्म हुआ 2003 में फाइनली ह्यूमन जीनोम एक्सप्लोर हुआ, तो इसके जो बेनिफिट्स आए वो कुछ यूँ थे कि जो इम्प्रूव द डिटेक्शन ऑफ डिजीज़, मेनली जो जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ की
जो हम कहते हैं डिटेक्शन है, तो वो इजी हुआ कि पहले डिटेक्शन को मालूम करने के लिए हम क्या करते थे कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता था, क्योंकि जब भी हम कोई म्यूटेशन फाइंड करते हैं या जेनेटिक डिजीज़ फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्राइमर्स डिज़ाइन करते हैं, और प्राइमर्स जो होते हैं कम्प्लीमेंट्री शो होंगे ज़रूर, क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये बाइंड हो रहे हैं, तो तब ही हमें पता चलेगा। PCR के तो एक PCR है ARMS उसको हम कहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक म्यूटेटेड जीन है। तो उसी प्राइमर को बनाने के लिए हमें तो इल्म हो किसी सीक्वेंस का, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये हुआ कि हमें इन्हीं सीक्वेंसेस का पता चला, म्यूटेशंस का पता चला, और हमें ये आसानी हो गई कि अब हम किसी भी डिजीज़ को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज़ को। दूसरा देख ले कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़, इसको हम प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कहते हैं। ये प्रीनेटल डायग्नोसिस जो होता है कि बेबी जो होती है या फीटस, इसके अंदर जो म्यूटेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी आसानी हो गई कि हम किसी हम कहते हैं कि फीटस होता है उसके अंदर भी हम म्यूटेशंस फाइंड कर सकते हैं, उसके अंदर भी डिजीज़ जो होते हैं कि ये कौन से डिजीज़ के लिए प्रीडिस्पोजिशन टू अ डिजीज़ बाय अ फीटस, कि एक फीटस के अंदर डिफरेंट डिजीज़ कौन से आ सकते हैं, उसके अंदर कौन सी म्यूटेशन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ कहते हैं या प्रीनेटल डायग्नोसिस कहते हैं। तो HGP से ये हुआ कि हम प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प इन रेशनल ड्रग डिज़ाइन। रेशनल ड्रग डिज़ाइन का ये मतलब है कि हमें डिफरेंट एरिया से हमने सैम्पल्स कलेक्ट किए थे, डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट कंट्रीज से। अब देख लो, अब इस चीज़ पे वो जो रिसर्च है वो हो रही है कि हम जो मेडिकेशंस बनाएंगे तो वो मेडिकेशन हम इस तरह नहीं करेंगे कि पैरासीटामोल है कि अक्रॉस द ग्लोब पैरासीटामोल आप पेन किलर यूज़ करो। अब रेशनल ड्रग डिज़ाइन पे लोग आ रहे हैं कि डिफरेंट जीनोम का जो रिएक्शन होता है टूवर्ड अ मेडिसिन तो वो डिफरेंट होता है। तो जब डिफरेंट लोगों की जीनोम के बारे में पता चला तो अब इस हवाले से बात हो रही है, इस पे रिसर्च हो रहा है कि हम डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट ड्रग्स बनाएंगे, रेशनल ड्रग्स या इंटेलिजेंट ड्रग, कि वो ड्रग जो उसकी जीनोम के साथ कंपैटिबल हो। तो उस ड्रग डिज़ाइन के हवाले से भी एक आइडिया आया कि जीनोम डिफरेंट है लोगों का, तो इसके लिए मेडिकेशंस भी डिफरेंट होने चाहिए, इंटेलिजेंट मेडिसिन होने चाहिए, रेशनल मेडिसिन होने चाहिए। तो रेशनल ड्रग डिज़ाइन के हवाले से एक आइडिया मिल गया और अभी इस पे काम हो रहा है। इसके अलावा जीन थेरेपी के जितनी भी जीन्स के अंदर म्यूटेशन है, इसकी लोकेशन का हमें पता चला, इसके रीजन्स का पे हमें पता चला गया, इसकी सीक्वेंस का हमें पता चला। तो अब देख ले कि हम किसी एबनॉर्मल जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी के लिए भी एक वे मिल गई या एक वे मिल गया कि हम इसको जो म्यूटेटेड जीन है हम वो सोसाइटी से रिमूव कर सकते हैं, एक बंदे से रिमूव कर सकते हैं। ये तो थे इसके अचीवमेंट्स। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन आती है कि हम कौन से एरियाज़ में अप्लाई करते हैं इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो रिजल्ट्स आए थे। तो मेनली बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसके, लेकिन मैंने 2 मेंशन किए हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ह्यूमन बीइंग है उसका जो अगर हम हिस्ट्री मालूम करना चाहते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या है, इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बेस रखते हुए हम क्या करते हैं, पाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। पाइलोजेनेटिक ट्री ये होती है कि ये हमें उस बंदे से लेके उसकी जितने भी आबा व अजदाद है उसकी DNA के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन बताती है कि ये DNA इधर से इस तरह आ रहा है और ये म्यूटेशन इसके अंदर आ रही है और फाइनली इस बंदे तक कितना म्यूटेशन आया है। ये हमें ओवरऑल एक ट्री हम बनाते हैं, उसी ट्री में हमें उसी म्यूटेशन के हवाले से ओवरऑल इंफॉर्मेशन होती है। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को परफॉर्म करने के लिए हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि जीनोम किस तरह है और उसमें म्यूटेशन किस तरह आ रही है। इसके अलावा कि हम अगर जर्म सेल लाइन्स है उसके अंदर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ जीन या म्यूटेशन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करते हैं कि जर्म लाइन्स में वो म्यूटेशन जो अपस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है उस वाले म्यूटेशन का अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करते हैं कि ये म्यूटेशन कहाँ से आ गया है, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए हम ये प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इट वाज अ जनरल टॉपिक, और ये जनरल टॉपिक क्या बताता है कि ये किसके हवाले से था, जीनोम के हवाले से था। तो ये जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, उसके गोल्स क्या थे, इसके बेनिफिट्स क्या थे और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। दैट वाज योर टुडेज टॉपिक। डू वॉच द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।